हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग आर ओ से संबंधित डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक देख चुके हैं, और उसे आप लोग नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रश्नों के बोलने में या कहीं उसकी व्याख्या करने में कोई त्रुटि हो जा रही है तो मैं चाहूँगा उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ताकि अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो ज़्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या ना, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है धार्मिक पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ क्या है जिला। तो इसमें दे रहा है लंका मीनार कहाँ है, जालौन में। तो देखिए पहला कथन क्या है, जालौन कहाँ पड़ता है, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में पड़ता है। तो जालौन, लंका मीनार कहाँ है, जालौन में है। दूसरा क्या है, जयपुर मंदिर। तो ये कहाँ है, जयपुर मंदिर कहाँ है, मथुरा, मथुरा के बरसाना में, अर्थात ये भी सही है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं होगा वही सही होगा। फिर अगला कह रहा है कोकिला कुंड, ये क्या दे रहा है, मथुरा, सॉरी अयोध्या। तो कोकिला कुंड है जो ना अयोध्या में नहीं है, कहाँ है, ये मथुरा में है। कहाँ है, ये मथुरा में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, गलत है। तो पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है गांवरिया पुरातात्विक स्थल, तो ये भी कहाँ है, ये सिद्धार्थनगर में है। तो अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 कराए ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला करें बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना। तो देखिए बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी ना, ये हुआ था आपका 19 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, तो ये हुआ था 19 अगस्त 1942 को हुआ था। और उसके बाद से जो क्रिप्स मिशन भारत जो आया था, ये जो क्रिप्स मिशन भारत जो आया था, ये आया था आपका 1942 में। लेकिन ये कब आया था, तो ये मार्च में आया था, मार्च, ये मार्च 1942 में आया था। तो देखिए जो बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, कब हुआ था, 19 अगस्त 1942 को। लिखा हुआ ठीक से समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। 19 अगस्त 1942 को बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस नाम है चित्तू पांडे, उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। और उसके बाद कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत आया, तो ये आया था मार्च 1942 में। कब आया था, मार्च 1942 में। और CR फार्मूला जो को हुआ था, ये मार्च 1944 में हुआ था। CR फार्मूला का कब आया था, गठित हुआ था, मार्च 1944 में। और गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था, तो सितंबर 1944 में। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन, अर्थात 2 सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या था, 19 अगस्त 19 मतलब 42 में, 1942 में ही अगस्त में 1942 में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना था, 2-1 हो जाएगा। फिर उसके बाद मार्च 1944 CR फार्मूला, अर्थात 2-1-3, 2-1-3 हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में सितंबर 1944 में कौन आया, गांधी जिन्ना वार्ता। तो ये क्या हो गया, 2-1-3-4, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। कथन कर रहा है कि आक्रामक विदेशज प्रजातियां वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। तो पहला कथन क्या ना, सही है। कथन क्या है, सही है। पहला ही कथन इसमें सही है। देखिए विदेशज प्रजातियां होती हैं जो कहीं किसी दूसरे देश से लाके अपने देश में उसको किसी मतलब फ़ायदे के लिए उगाया जाता है। ये ज़्यादातर काम अंग्रेज़ों ने किया था, दूसरे देश के पौधों को ले आकर यहाँ पे अपने हित के लिए लगाए थे। तो क्या होता ना कि ये आक्रामक विदेश प्रजातियाँ वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं। क्या है ना, किसी भी पौधे का कहीं उसका जलवायु कुछ और होता है, किसी और मौसम में पनपते हैं, लेकिन यहाँ की जलवायु के अनुकूल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आकर उसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। दूसरा कथन जो कह रहा है कि सभी विदेशज प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां होती हैं। तो देखिए सभी विदेशज प्रजातियां क्या है ना, आक्रामक नहीं होती हैं। आक्रामक तो होती हैं, लेकिन सभी विदेशज प्रजातियां आक्रामक नहीं होती हैं। इसलिए कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अर्थात ये सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब अगला प्रश्न कर रहा है कि जब नेफ्थलीन के बालों को कपड़ों के बीच रखा जाता है तो कुछ दिनों बाद वे बाल किस परिघटना के कारण पूर्णतया गायब हो जाता है। जब नेफ्थलीन के बालों को कपड़ों के बीच रखा जाता है तो कुछ दिनों बाद वह बाल किस परिघटना के कारण पूर्णतया गायब हो जाता है। वाष्पीकरण, निक्षेपण, ऊर्ध्वापातन या संघनन। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोई भी, देखिए इसमें जब क्या है ना, आप पूछा है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। आप लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया होती है जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, तो ऊर्ध्वापातन। तो नेफ्थलीन में भी यही क्रिया होती है, ये सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ठोस से, इसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। और ऊर्ध्वापातन के कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से पदार्थ आते हैं इसमें, तो कपूर आता है। कपूर मतलब ये ऊर्ध्वापातन के गुण रखते हैं कपूर। उसके बाद आयोडीन भी इसी में है, कहीं कहीं ऑप्शन में आयोडीन कभी कभी दे देता है, तो आयोडीन है। और अमोनियम क्लोराइड भी इसी में आता है, अमोनियम क्लोराइड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है और दूसरे तरफ उसका उद्गम देश है। तो देखिए जो दिया है ना, ये एल्ब जो दिया है, क्या दिया है, एल्ब का क्या दिया है, पोलैंड उद्गम दिया है, राइन का स्विट्जरलैंड, टाइबर का इटली और डेन्यू का जर्मनी। तो पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए एल्ब जो है पहला ही, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये पोलैंड से उद्गमित नहीं होता है, बल्कि कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है जायंट पर्वत जो कि चेक गणराज्य में है। कहाँ, देखिए जायंट पर्वत, और ये है कहाँ भाई, तो ये है चेक गणराज्य। कहाँ, चेक गणराज्य। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ये है चेक गणराज्य, इसलिए पोलैंड इसका पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी जो राइन नदी है ये निकलती है आल्प्स पर्वत से, स्विट्जरलैंड से। और उसके बाद टाइबर जो नदी है ये निकलती है एपेनाइन पर्वत से। कहाँ से, तो एपेनाइन से। और ये कहाँ निकलती है, इटली से ही। और डेन्यू जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट से, डेन्यू क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट से। और ये जर्मनी से निकलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। तो पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 का है, भारत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जहाजों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी। गंगाधर राव, बालकृष्ण देशपांडे, B.O. चिदम्बरम पिल्लई, बद्रीदत्त पांडे या बाबा रामचंद्र। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B.O. चिदम्बरम पिल्लई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश जहाजों के एकाधिकार के मुकाबला करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने किया था, तो ये थे B.O. चिदम्बरम पिल्लई। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे हार्मोन छोटा करते हैं इसको, हाँ, पौधे हार्मोन साइटोकाइनिन के संदर्भ में हार्मोन साइटोकाइनिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसकी खोज स्कूग और मिलर ने 1950 के दशक में किया था। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि इसकी खोज स्कूग और मिलर ने 1950 के दशक में किया था, तो ये कथन क्या है, सत्य है। और ये कह रहा है कि यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होता है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो ये साइटोकाइनिन है ये एकमात्र ऐसा हार्मोन नहीं है जो गैसीय अवस्था में होता है, बल्कि कौन सा है, तो एथाइलिन होता है। कौन होता है, एथाइलिन। कभी कभी उसे एथिलीन भी बोलते हैं और एथाइलिन भी लेकिन इसको लिखते क्या, एथाइलिन। ये है, ये एथाइलिन जो है एकमात्र हार्मोन है जो क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। और तीसरा कथन दे रहा है कि यह शिखर प्रभुत्व को रोकता है, यह शिखर प्रभुत्व को रोकता है, अर्थात तीसरा कथन भी सही है। अब देखेंगे 1 और 3 किस ऑप्शन में, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसके ने लिखी थी। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी थी भाई, तो रेचल कार्सन, वंदना सिया या WM एडम्स या मासानोबु फुकुगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी अर्थात WM एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट किसने लिखा था? WM एडम्स ने लिखा था इसको। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। 9वां प्रश्न का है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। शाहजहां के मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। पहला कथन क्या है? सही है कि शाहजहां के मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। तो दूसरा कारण क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर उसको बंद करवा दिया था। तो कारण भी क्या है? सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है। देखिए इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब देखेंगे कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले पढ़ लेंगे, शाहजहां की मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। तो इसको मैं बताएं कि आगे हम लोग क्योंकि लगा देते हैं, और क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया था। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि कथन और कारण में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें संबंध है। क्योंकि औरंगजेब ने जब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया था, तो देखिए कोई भी कलाकार होगा ना, तो उसकी कला मतलब वो कहीं ना कहीं अपना चाहे, जब उसको आप कला से मतलब उस कला दिखाने से वंचित कर देंगे तो वो उसको रहा नहीं जाएगा, वो चाहेगा कहीं ना कहीं अपनी कला दिखाएं। तो औरंगजेब ने जब इस्लाम के विरुद्ध मानकर उस अपने सभी कलाकारों को बंद कर दिया, बैन कर दिया, तो वही कलाकार का ना वहाँ से मतलब मुगल साम्राज्य से निकल के अन्य दूसरे राजाओं के पास, जो क्षेत्रीय राजा थे उनके शरण में चले गए और वहाँ पे अपने कला को प्रस्तुत किया। तो वहाँ पे जाने के बाद से अपना छोटा छोटा क्षेत्रीय कलाओं का विस्तार किया। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में दे रहा है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सत्य होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसे महक परी के नाम से जाना गया? निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से किसे महक परी के नाम से जाना गया? बेगम हजरत महल, जीनत महल, झलकारी बाई या रानी गौडुल्यू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल को। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में अवध के नवाब ये थी। कौन थी? तो ये अवध के नवाब थे, मतलब अवध के नवाब के मतलब सॉरी अवध के नवाब नहीं थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इनका नाम असली जो नाम था बेगम हजरत महल था, और इन्हीं को महक परी के नाम से कहा गया था। और ये इनके बारे में देखिए थोड़ा, ये ना पेशे से क्या थी? गणिका थी। गणिका आप लोग जानते ही होंगे कौन होते हैं। तो ये पेशे से गणिका थे, और इनके पिता क्या किए थे? इनको एक मतलब इनके ये मतलब पिता है, इनको एक अपने ये पिता के द्वारा बेच दिया गई थी। ये इनके पिता इनको बेच दिए गए थे, और वहीं से ख्वासिन के रूप में शाही हरम में इनको ले लिया गया था। अवध के शाही हरम में इनको ले लिया गया था, और यहीं से ये और जो नवाब के मतलब अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पे मतलब मुग्ध हो गए थे और इनसे शादी भी कर लिया था। यहाँ इनको रानी भी बना दिया था, और इनको महक परी की उपाधि भी दिया गया था। तो खैर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई? अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। क्या? करो या मरो, करो या मरो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। आज हम लोग एक नया पढ़ेंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न नया बन जाते हैं, और जब बनता है तो यही घटना चक्र में, लूसेंट में फिर पुनः आके मतलब छप जाता है। तो हम लोग तो नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी। मरो नहीं मारो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बी, लाल बहादुर शास्त्री। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और देखिए ये मरो नहीं मारो का घटना जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ये जो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे लाल बहादुर शास्त्री ने 9 अगस्त 1942, कब? तो 9 अगस्त 1942 को इलाहाबाद पहुंचकर करो या मरो के गांधी के नारे को मरो नहीं मारो का
मरो नहीं मारो में परिवर्तित कर दिया गया, अर्थात ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकार अदालतों व न्यायाधिकरणों को छोड़कर भीतर सभी अदालतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करता है। अनुच्छेद 225, 226, अनुच्छेद 227 या 228। तो इसका कौन सा? तो 228। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 225। सॉरी, हाँ नहीं ये नहीं होगा। प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार सैन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों को छोड़कर के भीतर सभी अदालतों की निगरानी करने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 227 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न क्या 13 का रहा है कि उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा किसने प्रकाशित किया था? हरिहर दत्ता। देखिए इसका जो कह रहा है कि ऑप्शन बी क्या दिया? सैयद अहमद खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरी मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर दत्ता। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा किसने प्रकाशित किया था? तो ये हरिहर दत्ता ने किया था। और कहाँ से? तो ये कलकत्ता से। कहाँ से? तो कलकत्ता से। और 1822 में। कब? तो 1822 में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में उत्तर प्रदेश के, इसको हम लोग बड़ा करते हैं थोड़ा। ब्रिटिश भारत में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाशित पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पत्र दिया है, दूसरे तरफ उसके संपादक दिया है। तो पहला कह रहा है भारत खंडामृत। तो भारत खंडामृत के संपादक कौन थे? पंडित बंशीधर वाजपेयी, अर्थात पहला क्या है? सही है। और इसका प्रकाशन कब किए थे? तो ये प्रकाशन किए थे 1864 में। कब? 1864 में। और कहाँ से? तो ये हुआ था आगरा से। कहाँ से? तो आगरा से इसका प्रकाशन हुआ था। पहला प्रकाश 1864 में। उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका। तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका था, इसका संपादक कौन थे? तो गुलाब शंकर ही थे। और इसका संपादक मतलब प्रकाशित कब पहली बार हुआ था? तो 1865 में। कब? 1865 में। उसके बाद क्या तीसरा देखें? तीसरा दे रहा है कि सर्वहितकारक के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे शिव नारायण। ये भी कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये भी आगरा से ही प्रकाशित हुआ था। ये भी आगरा से ही प्रकाशित हुआ था। और दूसरा लास्ट है कि सूरज प्रकाश। तीनों ऊपर के सही है, तो डी तो गलत होगा। तो सूरज प्रकाश को हम देख लेते हैं। तो सूरज प्रकाश के जो संपादक थे मुंशी सदा सुखलाल नहीं थे, बल्कि कौन थे? तो ये गणेशी लाल थे। कौन थे? गणेशी। ये थे गणेशी लाल थे। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1861 से। कब से? तो 1861 से इनका प्रकाशन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही सुमिलित नहीं था। आप पूछा कौन सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हाथी से रिजर्व है, दूसरे तरफ क्या है? राज्य दिया है। देखिए इसका ऑप्शन जो है अगले पेज पे दिया है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ से मिलान करने वाला है। तो ये दिया है पहला धनसिरी लुंगडिंग। धनसिरी लुंगडिंग जो है ये कहाँ है? असम में। अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? 4 से। ए का 4 से सुमिलित होगा। उसके बाद क्या है? लेमरू। लेमरू तो आप लोग बहुत बार कई बार पढ़े होंगे, कई बार पूछा भी है। तो लेमरू जो है ये छत्तीसगढ़ में। अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा? 3rd से। बी का सुमिलित होगा आपका 3rd से। उसके बाद इंटाकी जो है नागालैंड से। अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा? 2 से। सी का 2 से सुमिलित होगा। वैतरणी कहाँ है? उड़ीसा। वैतरणी किससे सुमिलित होगा? उड़ीसा में। अर्थात डी का किससे सुमिलित होगा? 1 से। अर्थात ए का 4, डी का 3rd, सी का 2 और डी का 1। अर्थात सभी जो है उल्टा है। तब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ स्थापत्य है, दूसरे तरफ क्या है? राजवंश है। तो पहला दे रहा है कि एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर या महाबलीरामपुर मंदिर। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 जो है
इसका जो एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये पूछा है कौन से सही सुमेलित हैं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये दिया क्या राजवंश, शकवंश राजवंश है। ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एलोरा की जो गुफाएं थी वो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके, राष्ट्रकूट के द्वारा ये निर्मित किया गया था। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर, तो देखिए मीनाक्षी मंदिर भी सुमिलित नहीं है, क्योंकि इसमें दिया पल्लव दिया, और जो मीनाक्षी मंदिर है ये पांड्य वंश के द्वारा सुमिलित मतलब बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो ये बनवाया गया था आपका पांड्य वंश के द्वारा। और उसके बाद दे रहा है खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर क्या किसके राजवंश दिया, चंदेल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि खजुराहो जो मंदिर है चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट हम लोग देख लेते हैं महाबलिरामपुर मंदिर। तो महाबलिरामपुर मंदिर क्या दिया, राष्ट्रकूट। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो महाबलिरामपुर मंदिर है ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही सुमिलित था। तो आप पूछा कौन सही सुमिलित थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है 17 कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन था, दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। कथन कारण से संबंधित है। तो पहला जो कथन है कह रहा है कि यदि शहद और दूध को एक समतल गिराएं तो शहद शीघ्र ठहर जाता है। यदि शहद और दूध को एक समतल पर गिराएं तो शहद क्या होता है, शीघ्र ठहर जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो कोई नहीं पढ़ा होगा तब भी उसे बता सकता है कि दूध और शहद को एक साथ गिराएं तो शहद तो जल्दी मतलब शहद शीघ्र ही ठहर जाता है, अर्थात वो ज़्यादा दूर तक नहीं उसका फैलाव होता है। कारण दे रहा है कि शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता कम होती है। शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता क्या होता है, कह रहा है क्या है, शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता कम होती है। तो ये कारण जो है ना क्या गलत है, क्योंकि शहद में दूध की अपेक्षा श्यानता कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है, और इसी श्यानता के गुण के कारण ही वह जल्दी ठहर जाता है। और श्यानता आप लोग पढ़े होंगे, ये गैस और द्रव का गुण है। तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें दे रहा है कि ए सत्य किंतु आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया ए सत्य किंतु आर असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न डी देखते हैं, उसको डी करें। 18 कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज किस महासागर में अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो ये 90 ईस्ट रिज जो है, तो ये 90 ईस्ट रिज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ये कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। और 90 ईस्ट रिज जो हिंद महासागर में स्थित है ये समुद्री ज्वालामुखी कटक है। क्या है, समुद्री ज्वालामुखी। और इस कटक की कुल कितना लंबाई है, तो इसके कटक की कुल लंबाई 5000 किमी है। और जो चौड़ाई है इसकी, चौड़ाई इसकी चूंकि ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई मात्र इसका 200 मीटर है। कितना, 200 मीटर है। और ये है कहाँ, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम से लेकर दक्षिण ओर जो एम्स्टर्डम सेंट पॉल द्वीप है वहां तक फैला हुआ है ये। अगला प्रश्न देखते हैं 19 का, निम्नलिखित में किस तत्व की प्रधानता के कारण मिट्टी के कणों में बिखराव है, नाइट्रोजन के कारण, पोटेशियम के कारण, या सल्फर के कारण, या सोडियम के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। कहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रधानता के कारण मिट्टी के कणों में बिखराव होता है, तो सोडियम के कारण मिट्टी के कणों में बिखराव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न का 20 का है कि देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। अंतिम रूप से कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल मूल्य वर्धन। तो देखिए इसमें बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सकल घरेलू उत्पाद होगा, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है ना, ये देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का सकल रहता है। और इसमें विदेशों और देशों के भीतर कंपनियों द्वारा उत्पादित आउटपुट की गणना की जाती है। और यही सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद जो वो होता है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें जो पूछा है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 21 कि कचनौदा बांध जो है, कचनौदा बांध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह झांसी जनपद में निर्माणाधीन है। तो देखिए पहला ही क्या है, गलत है, क्योंकि जो कचनौदा बांध है कहाँ पे है, ये झांसी नदी में, झांसी जिले में नहीं है बल्कि कहाँ है, तो ये ललितपुर में है। ये है ललितपुर।
कहाँ है? ललितपुर में। दूसरा कह रहा है कि यह सजनम एवं बानई नदियों के संगम पर स्थित है। तो दूसरा कथन क्या क्या है? सही है, क्योंकि यह सजनम एवं बानई नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, केवल 2। झांसी, ये जो कचनौदाबाद कहाँ है? तो ललितपुर जिले में है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 क्या है? कि प्रश्न संख्या 22 के उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी? 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? तो कुल केंद्रीय कारागार जो है ये हैं आपके 5 है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 5 है। और ये है कहाँ कहाँ पे? तो ये है पहले एक तो बरेली में है। कहाँ पे? एक बरेली में है केंद्रीय कारागार, आगरा में है, और एक है आपका वाराणसी में, और एक है आपका फतेहगढ़ में है, और 5वां का है नैनी में है। ठीक, नैनी में भी है, ये यहीं प्रयागराज के नैनी में केंद्रीय कारागार है। ठीक, और एक फतेहगढ़ में, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न 23 का रहा है कि CIAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान CAFIR कहाँ स्थित है? झांसी में है, हापुड़ में है, सहारनपुर में है या वाराणसी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो CICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और झांसी में कुछ और भी अनुसंधान है, जहाँ क्या है वहाँ पे? केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, चारागाह और, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस सुन लीजिए आप लोग, केंद्रीय चारागाह और चारा अनुसंधान। और एक और वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो कहाँ है? ये झांसी में ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 24 का रहा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बार क्या दे रहा है? गाजियाबाद, बहराइच, गौतम बुद्ध नगर या श्रावस्ती? तो देखिए गाजियाबाद जो है ना, गाजियाबाद में कितना था दशकीय वृद्धि? क्या है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों को उनके घटते क्रम में लिखे। सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि था ना, ये था गाजियाबाद में, जो 41 कितना था? तो 3% था। ठीक, वहीं और जो, हाँ, गौतम बुद्ध नगर की देखें तो गौतम नहीं, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में नहीं था, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में था। तो उस गौतम बुद्ध नगर में कितना था? सॉरी, क्या लिख दिया, हाँ, गौतम बुद्ध नगर में देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में था 49.1% था। कितना था? 49.1%। और वहीं बहराइच का देखें तो बहराइच में कितना था दशकीय वृद्धि? तो 29.3% था। और श्रावस्ती में कितना था? इसमें कम था, सबसे मतलब कम नहीं था, लेकिन इसमें भी कम था, 30.5% यहाँ पे था। आपका कह रहा है कि उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ था? गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कौन सा आएगा? गाजियाबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है? 49 के बाद से सबसे कम, उसके बाद कम क्या है? 41 है, अर्थात 41.3, अर्थात 3-1 होगा। उसके बाद क्या है? श्रावस्ती, अर्थात 3-1-4, और सबसे कम बहराइच में है जो 29.3 है, अर्थात 3-1-4-2। अब 3-1-4-2 देखते हैं किस ऑप्शन में, अर्थात ये है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 का रहा है, लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टेम्पा शैलियों की शुरुआत किसने की थी? लखनऊ में चित्रकला की वास एवं टेम्पा शैलियों की शुरुआत किसने की थी? असित कुमार हलदार ने, या या ललित मोहन सेन, या चमन सिंह, या सुधीर रंजन खरासगीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असित कुमार हलदार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, असित कुमार हलदार ने लखनऊ में चित्रकला के वास एवं टेम्पा शैलियों की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में कौन से पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित भौगोलिक स्थलाकृति है? निम्नलिखित कौन से पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित भौगोलिक स्थलाकृति है? देखिए पवन के द्वारा एक दो तरह के स्थलाकृति बनते, एक निक्षेपण के द्वारा और एक अपरदन के द्वारा। तो इसमें प्रश्न संख्या 26 में जो कह रहा है कि ड्रेइकांटर, इंसेलबर्ग, बरखान या यारडांग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्षेपणात्मक द्वारा निर्मित कौन सा है? तो ये बरखान जो है ना, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है।
देखिए बरखान जो है किसके द्वारा, तो निक्षेपणात्मक के द्वारा निर्मित, पवन के निक्षेपणात्मक के द्वारा निर्मित है। और बाकी जो ड्रेई कांटर है, इंसेलबर्ग है, यारडांग है, तो ये अपराधनात्मक क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा, तो ये अपराधनात्मक क्रिया के द्वारा ये निर्मित होते हैं। सभी किसके द्वारा निर्मित, अपराध निर्मित हैं ये, ड्रेई कांटर, इंसेलबर्ग या यारडांग। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 देखते हैं कि बचपन में किस हार्मोन की अत्यधिक स्राव से अतिकायता की समस्या हो जाती है। सोमेटोट्रोपिन, एड्रेलिन, एंटी डाइक्यूरेटिन या ग्लूकाइगान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन के अत्यधिक स्राव से अतिकायता की समस्या हो जाती है, और इसी की कमी से इसी कमी से बौनापन भी हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बौनापन इसी कमी से होता है, और अधिक स्राव हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अतिकायता हो जाता है। तो सोमेटोट्रोपिन अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मैग्रोव वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए मैग्रोव वनस्पति से कहीं न कहीं एक प्रश्न जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला एक कह रहा है कि ये वनस्पतियाँ खारे जल से लवण जल को अलग कर ताजे जल का अवशोषण करती हैं। तो ये इनका मैग्रोव के गुण हैं, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो मैग्रोव पौधों को देखे होंगे तो इनकी जड़ें क्या होती हैं, कभी कभी मतलब ऊपर की तरफ निकली होती हैं। तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहे ये वनस्पतियाँ केवल भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। दूसरी सी जो ऑप्शन है गलत है, क्योंकि ये जो वनस्पतियाँ केवल भारत के पूर्वी तट पे नहीं बल्कि पश्चिमी तट पे भी पाई जाती हैं। तो इसलिए क्या है, ये गलत है। सी क्या है, गलत है। और पूछा है कौन गलत है कौन असत्य है, तो सी क्या है, असत्य है। डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है लाल मैग्रोव में काले मैग्रोव के अपेक्षा खारे पानी को सहन की क्षमता अधिक होती है। तो डी भी सही है। तो ये प्रश्न में होगा नहीं हमारे आंसर में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, असत्य ही पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये तो यूरिया दे रहा है, डाई दे रहा है, एसिटिक एसिड दे रहा है, या नेफ्थलीन दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला रासायनिक यौगिक कौन था, तो ये यूरिया था। और देखिए यूरिया को कब बनाया गया था पहली बार, तो ये 1828 में, सॉरी हाँ 1828 में एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक थे। कौन थे, फ्रेडरिक होलर। कौन थे भाई, ये फ्रेडरिक होलर, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था लाइब्रेरी, मतलब लैब में। तो लाइब्रेरी बोल दें, गलत हो गया थोड़ा। लैब में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न 30 कह रहा है कि गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है। सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, प्राइवेट प्रतिभूतियों का बाजार, या सी कह रहा है कि ए और बी दोनों। ये प्रश्न संख्या कितना है, 30। और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गिल्ट एज बाजार जो है ना, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए गिल्ट एज बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी, लेकिन प्राइवेट नहीं, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, या बाबा रामचंद्र। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे, तो इसमें शामिल थे इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, मदन मोहन मालवीय थे, लेकिन बाबा रामचंद्र इसमें शामिल नहीं थे। बाबा रामचंद्र एक जगह बड़ा फेमस थे, ये थे आपका, हाँ बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा, जो एक था क्या, अवध किसान सभा का गठन किया गया था। किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। और कब किया था, तो ये 1920 में किए थे। कब, तो 1920 में बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा से संबंधित थे। और ये किसान सभा की स्थापना कब हुई थी भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तब नीचे दे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिल्ली सल्तनत की शब्दावलियां हैं, दूसरी तरफ क्या है, शब्द है। ठीक, तो हम लोग अगला प्रश्न छोटा करने में देखते नहीं, इसका ऑप्शन आंसर भी दूसरे पेज पे दिया है, तो खैर हम लोग बस यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो इसमें दिया है हस में कल्ब।
हस्म कल्ब किससे संबंधित था भाई? तो ये था सुल्तान की अपनी अस्थाई सेना से संबंधित था। किससे था? तो सुल्तान की ये अपनी अस्थाई सेना से संबंधित था, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा? वन से। बी दिया किससे? कारकुन। तो बी किससे? तो कारकुन किससे संबंधित था? तो ये राजस्व विभाग के समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों से। तो ये भी ऐसा बी का 1-2 से सम्मिलित होगा। फिर दे रहा है कारवानी। तो कारवानी किससे सम्मिलित था? तो अनाज के व्यापारी से सम्मिलित था, अर्थात सी का 3rd से सम्मिलित हो जाएगा। और डी किससे? इदरार। तो इदरार किससे सम्मिलित है? 4, अर्थात कर मुक्त अनुदान की भूमि से, अर्थात सभी आपने आमने सामने ही सम्मिलित हैं। इसलिए देखते हैं इसका कौन, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 किससे है? तो कहाँ इसका ऑप्शन दिया है भाई? एक मिनट। इसमें दिया ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 33 है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन से म्यांमार के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा आप लोग देखे होंगे तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। नहीं तो सॉरी, मतलब 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा त्रिपुरा से। और इसकी जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है। ये मैपिंग से प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिस्के खाड़ी अर्थात बे ऑफ बिस्के की सीमा किन देशों से लगी हुई है? बिस्के की जो खाड़ी है किन देशों के साथ सीमा लगी हुई है? स्वीडन और फिनलैंड से, इटली और स्लोवेनिया से, फ्रांस और स्पेन से, या इस्टोनिया या फिनलैंड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और स्पेन से। जो बिस्के की खाड़ी है इसकी सीमा किससे लगी है? तो फ्रांस और स्पेन से लगी हुई है। और ये है कहाँ भाई? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और जिसकी सीमा किससे लगी? स्पेन और फ्रांस से। अगला प्रश्न 35 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मंगोल आक्रमणकारी है, दूसरे तरफ तत्कालीन भारतीय सुल्तान है। कौन पूछा है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चंगेज खान के समय भारतीय सुल्तान कौन थे भाई? तो इल्तुतमिश था। चंगेज खान के समय कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। और इल्तुतमिश, और उसके बाद तिमूर खां। तिमूर खां के समय कौन था भाई? तो तिमूर के खान के समय बलबन था। कौन था तिमूर खान के समय? तो तिमूर खान के समय बलबन ही था। उसके बाद क्या है? अली बेग। तो अली बेग के समय कौन था? अली बेग के समय अलाउद्दीन खिलजी था। अली बेग के समय कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात ए बी सी तीनों सही सुमेलित हैं। अब डी देख लेते हैं, तरमासिरी। तो तरमासिरी दिया है इसमें कि खिड़का, मतलब खिजर खिड़का नहीं खिजर का होगा, तो ये कहीं सुमेलित नहीं होगा। इसके तरमासुरी के समय में कौन थे? तो सीरी मोहम्मद तुगलक। देखिए, तरमासिरी के समय कौन आया था शासक? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन उस समय था? मोहम्मद बिन तुगलक। खिजर खां नहीं था। कौन था? बिन तुगलक था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 36 का रहा है कि यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? पंजाब में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कालबेलिया नृत्य कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो ये प्रदर्शित किया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। काशी का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है किस वेद? तो अथर्ववेद में मिलता है। फिर उसके बाद कह रहा है कृषि उत्पादन में व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के किस बॉक्स के अंतर्गत आती है? बी कह रहा है, सॉरी 28 इसका कह रहा है कि 28 नहीं 38, प्रश्न संख्या 38 जो है ये कह रहा है कि कृषि उत्पादन में व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी विश्व व्यापार संगठन के किस व्यापार के बॉक्स के अंतर्गत आती है? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत, अंबर बॉक्स के अंतर्गत, नीला बॉक्स या लाल बॉक्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स के अंतर्गत ये कृषि उत्पादन व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी आती है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 का रहा है कि मलमिस और मेला चेरिस नामक प्रमुख निर्जातीय समूह संबंधित है कहाँ से? लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, त्रिपुरा से या
गुजरात से। तो ये मलमिस और मेचारिस नामक जो निर्जातीय समूह है ये लक्षद्वीप से सही मतलब सुमिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये मलमिस और मेलाचेरिस नामक निर्जातीय समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 40 करा, सूची वन को सूची टू से सुमिलित कीजिए तथा कूट नीचे दिए गए कूट का सही मतलब सही नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय दिवस दिया है, दूसरे तरफ सूची दिया है। तो देखिए पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। तो ए का किससे सही सुमिलित होगा? थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं इसको। हाँ, राष्ट्रीय दिवस है 11 नवंबर को मनाया जाता है, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? 4 से सुमिलित होगा। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा? ये बी का सुमिलित होगा 1 से, बी का सुमिलित होगा 1 से। उसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर का, अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा? 3 से। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, अर्थात डी का किससे सुमिलित होगा? 2 से। अब देखिए ए का 4, बी का 1 और सी का 3 और डी का 2 किससे, अब देखते हैं किस ऑप्शन में। ए का 4 बी का 1 दिया था ना, तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया ए का 4 बी का 1 सी का 3 और डी का 2। एक बार और आप लोग ऊपर जाके देख लीजिएगा कौन सा कहाँ मिलान किया है, मतलब कौन सा कहाँ मिलान किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन और मिल जाए। और मेरे बोलने में कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि देखिए मेरे बोलने में आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग स्पीड 1.25 या 1.5 जितना आप लोगों को उचित लगे बढ़ा के देख सकते हैं, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। उसके बाद प्रश्न संख्या 41 का राय निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? एक विकिरण, संवहन, चालन, ध्वनि। तो आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, ये फिजिक्स का प्रश्न है कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सूर्य की देखिए जो प्रकाश आती है ना विकिरण के माध्यम से ही आती है, और देखिए सूर्य का जो प्रकाश आता है किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। बाकी संवहन, चालन और ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 42 का रहेगा, मराठा साम्राज्य में रुक्का शब्द किसके लिए संदर्भित किया जाता था? मराठा साम्राज्य में रुक्का शब्द था वो किसके लिए संबंधित किया जाता था? तो पहाड़े के सैनिक जिन्हें घोड़े और हथियार समय लाने पड़ते थे, पेशवा का दिन, बड़े प्रांतों की सुविधा, सीमा शुल्क या तांबे की मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य में रुक्का जो था ये तांबे की मुद्रा के लिए संदर्भित किया जाता था। और देखिए भाड़े के सैनिक जिन्हें घोड़े और हथियार स्वयं लाने पड़ते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे शायद, हाँ, सिलहदार। उनको क्या बोलते थे? तो उनको बोलते थे सिलहदार। और देखिए एक और सैनिक होते थे, एक तो ये जो था इनको तो सिलादार बोलते थे, एक और सैनिक होते थे जो जिनको मतलब जो युद्ध लड़ने जाते थे उनको घोड़ा और जो हथियार थे राजा की तरफ से मिलते थे, मतलब राज्य की तरफ से मिलते थे, तो उनको क्या कहा जाता था? वारगीर। उनको बोला जाता था वारगीर। और ये वारगीर वो थे जो ऐसे सैनिक होते थे जिन्हें राजा द्वारा घोड़े और हथियार दिए जाते थे। और ये देखिए अगला दिया है कि पेशवा का दिन, बड़े प्रांतों के सुबेदार। तो पेशवा का दिन, बड़े प्रांतों के जो सुबेदार थे ये ममलतदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो ये ममलतदार कहलाते थे ये लोग। और सीमा शुल्क को क्या कहा जाता था? तो भाई सीमा शुल्क को देखिए सीमा शुल्क पता नहीं है मुझे अभी है, ठीक है। तो खैर छोड़िए इसको, अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 43 के चित्रकूट जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? यह उड़ीसा में स्थित है। किसके बारे में दिया है? चित्रकूट जलप्रपात। तो देखिए कह रहा है कि यह उड़ीसा में स्थित है, तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि यह उड़ीसा में स्थित नहीं है, बल्कि है कहाँ? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक। उसका बाद दे रहा है कि यह महानदी पर स्थित है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि ये महानदी पर नहीं स्थित है, बल्कि ये किस नदी पे है? तो ये इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में।
इंद्रावती नदी पे छत्तीसगढ़ में, इसे दोनों कथन गलत है। और पूछा कौन सा सही है, तो दोनों कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 सही है, अर्थात दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 44 कि निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक शासन को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक शासन को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा दी थी। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, तो इसका क्या दिया है कि महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा महर्षि अरविंद घोष, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। औपनिवेशिक शासन काल को राजनीतिक राक्षसपन की संज्ञा किसने कहा था, तो महर्षि अरविंद घोष ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी गोंडा में दी गई थी। तो देखिए काकोरी एक्शन ट्रेन था, ये 1925 में घटित हुई थी। और इस पूछा इस घटना के कारण किसको गोंडा में फांसी दी गई थी। तो गोंडा में फांसी जिसको दिया गया था ये राजेंद्र लाहिड़ी थे। कौन थे, तो ये राजेंद्र लाहिड़ी, इनको राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दिया गया था। और यही देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया था, तो ये गोरखपुर में दिया गया था। कहाँ पे, तो इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया था। और रोशन सिंह जो थे, और ये जो रोशन सिंह थे ना, इनको दिया गया था कहाँ पे, तो यहीं प्रयागराज में नैनी जेल में इनको फांसी दिया गया था। इलाहाबादी कहा जा सकता है। प्रयागराज में रोशन सिंह को प्रयागराज में, और अशफाक उल्ला खां थे, तो इनको फैजाबाद में फांसी दिया गया था। ठीक, इनको दिया गया था कहाँ पे, तो इनको फैजाबाद में फांसी दिया गया था, इसलिए। लेकिन इसमें पूछा है कि गोंडा में किनको फांसी दिया गया था, तो राजेंद्र लाहिड़ी को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का कहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए सही क्रम कौन सा है। एक तो पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप, चेन्नई या तूतीकोरिन। तो इसका देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारादीप। ये जो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक, अब ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। ठीक, पारादीप उड़ीसा में, उसके बाद क्या पड़ेगा, विशाखापत्तनम। ठीक, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा तो चेन्नई पड़ेगा, और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या पड़ जाएगा, तूतीकोरिन। अर्थात पहले पारादीप पड़ेगा, उसका विशाखापत्तनम, चेन्नई, फिर तूतीकोरिन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न क्या है, लघु हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 47 का। आप लोग जानते होंगे हिमालय का जो विभाजन है 3, एक बृहद हिमालय आता है, उसके बाद से लघु हिमालय आता है, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय आता है। तो कह रहा है कि लघु हिमालय कहाँ पे है, तो शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बंध में स्थित है, ये बीच में स्थित है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ जाता है, लघु हिमालय के दक्षिण में पड़ता है शिवालिक हिमालय, और लघु हिमालय के उत्तर में पड़ता है क्या आपका, तो उस उत्तर में पड़ता है महान हिमालय। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। एक तरफ किस्म मतलब एक तरफ प्रजाति दिया है, दूसरे तरफ फसल दिया है। तो पूसा, सिंधु, गंगा, तो ये इसका प्रजाति कौन सा दिया है, गेहूं दिया है। तो जो पूसा, सिंधु, गंगा है ये गेहूं की प्रजाति है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है, तो ये आंसर में होगा नहीं। फिर क्या क्या दिया है, बरानी द्वीप, तो ये बरानी द्वीप है, ये बरानी द्वीप है ना, क्या दिया है, धान, तो ये भी क्या है, सही सुमेलित है। उसके बाद पूसा 00, पूसा 00 है चना का। तो देखिए तीसरा जो है पूसा 00 चना की प्रजाति नहीं है, कि ये है किसका, आपका सरसों की प्रजाति है। किसका है, सरसों का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, डी दे रहा है कौशल, तो मूंगफली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका पूछा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा, सी सही होगा, क्योंकि पूसा 00 चना की प्रजाति नहीं है, बल्कि ये सरसों की प्रजाति है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है। 49 कर रहा है किफायती परिवहन की दिशा में भारत सरकार द्वारा सतत, अर्थात सतत विकल्प SATAT विकल्प योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2016 में, 2018 में, या 2020 में, या 2022 में। तो प्रश्न संख्या 49 है, इसका ये सतत विकल्प योजना की शुरुआत की गई थी 2018 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 50 की भारत के किस गांव को
पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है? भारत के किस गांव को पेंसिल वाला गांव के नाम से जाना जाता है? ऊखू जम्मू कश्मीर को, अंकी मध्य प्रदेश को, कालुक सिक्किम को, या मलाना हिमाचल प्रदेश को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊखू जम्मू कश्मीर को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, और इसको पेंसिल वाला गांव किस लिए इसलिए कहते हैं कि कश्मीर के पुलवामा जिले से लगभग 10 कहे तो 10 मील दक्षिण में चिनार के पेड़ों की बहुतायत वाले ऊखू गांव को भारत का पेंसिल गांव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे ये पेंसिल निर्माण इकाइयाँ यहाँ पे 90% से ज़्यादा पेंसिल निर्माण यहीं से होती हैं, क्योंकि यहाँ पे चिनार की लकड़ी जो पेंसिल बनाने के बहुत उपयुक्त होती है यहीं पे ज़्यादातर पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए कुल मिला दो पेंसिल गांव वाला किसको नाम से जाना जाता है? तो ऊखू जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न करा 51 की जर्मन सिल्वर। प्रश्न संख्या 51 करा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुओं का मिश्रण है सिल्वर, कॉपर व जिंक। प्रश्न संख्या 51 क्या करना है? देखिए, जर्मन सिल्वर भले ही नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं मिलाया जाता है, इसलिए सिल्वर वाला तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं बिल्कुल। फिर कह रहा है लोहा, निकेल और एल्युमिनियम, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी दे रहा है कॉपर, जिंक व निकेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर में क्या मिलाया जाए, किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का। देखिए क्योंकि इसमें जो कॉपर होता है ना, कॉपर होता है कितना 50% होता है, और जिंक जो होता है इसमें लगभग जिंक होता है 30%, और ये निकेल जो है, निकेल आपका होता है इसमें 20%। निकेल कितना होता है? 20% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देख, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हार्मोन दिया है, एक दूसरा तो अंतःस्रावी ग्रंथि दिया है। तब पहला जो दे रहा है ग्लूकोकार्टिकोइडस कहाँ पे मतलब किस ग्रंथ से स्रावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होगा एड्रिनल। ग्लूकोकार्टिकोइडस किससे सम्मिलित है? एड्रिनल से, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा? थर्ड से। और दूसरा दे रहा है क्या? ग्लूकागान, इसको इंसुलिन भी बोलते हैं, मतलब ग्लूकागान किससे सम्मिलित हो जाएगा? तो ये होगा आपका, तो ग्लूकागान किससे सम्मिलित होगा? पैक्रियाज से। तो बी का किससे सम्मिलित हो जाएगा? 4 से। और अगला है कैल्सोटोनिन, तो जो कैल्सोटोनिन है ये आपका सम्मिलित होगा थायराइड से। किससे? थायराइड से, अर्थात सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रहा है? लास्ट में क्या है? प्रोलैक्टिन, तो एक ही बचा है, अर्थात डी का किससे सम्मिलित होगा? 1 से, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का किससे सम्मिलित है? 1 का। डी से का 1 से। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये मिल रहा है। ए का 3, बी का 4। ए का 3 और बी का 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी में दिया केवल ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? महात्मा गांधी ने, लॉर्ड इरविन ने, रैमजे मैकडोनल्ड ने या हर्बर्ट इमर्सन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट इमर्सन। हर्बर्ट इमर्सन ने गांधी इरविन समझौते को प्रारूप को तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न 54 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ भारत के सूर्य मंदिर है, दूसरी तरफ राज्य है। पहला दे रहा है कि मार्तंड सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ है भाई? तो ये जम्मू कश्मीर में, इसलिए सही सुमिलित है, तो ये आंसर में सुमिलित नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कटारमल सूर्य मंदिर, ये कहाँ दे रहा है? उत्तराखंड में दे रहा है, तो ये भी सही सुमिलित है। उसके बाद सूर्य पहर मंदिर, तो सूर्य पहर मंदिर ये भी क्या है? असम में है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है अरसावल्ली सूर्य नारायण मंदिर, तो ये कहाँ दिया है? तमिलनाडु दिया है, तो ये सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? गुजरात में। ये जो अरसावल्ली सूर्य नारायण मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में विद्यमान गैसों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हीलियम सबसे हल्की गैस है। देखिए, ये आप लोग थोड़ा बेसी पढ़ेंगे तो हीलियम सबसे हल्की गैस नहीं है, बल्कि सबसे हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है। तो इसलिए पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक। उसके बाद कह रहा है रेडान सबसे भारी गैस है। रेडान, प्रश्न संख्या 35, रेडान क्या दे रहा है? सबसे भारी गैस है। दूसरा कथन दिया रेडान सबसे भारी गैस है, तो ये क्या है? सही है।
पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए केवल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 56 दे रहा है कि मोती किससे निकाला जाता है। मोती जो है किससे निकाला जाता है, झींगा से, पीला से, टूना से या सीप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोती जो निकाला जाता है सीप से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये सीप से निकाला जाता है। अगला कह रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे, या रेटिना के पीछे या अंध बिंदु पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और दूरदृष्टि में जानते ही होंगे आप लोग कि ये व्यक्ति, इसमें नज़दीक की चीज़ें जिसमें धुंधली दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं उसको नहीं मतलब वो नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए, और इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, और इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रश्न पूछता है, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही पूछता है कि देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न आप देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एक तरफ गंडक दिया है, यमुना दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है या बेतवा दिया है। तो पूछा है इसमें कि कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। तो देखिए, पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती है ना जिनका निर्माण से पहले उस स्थान पर, मतलब वे नदियां जो पर्वत के निर्माण से पहले से उस स्थान पर बहती थी तथा पर्वत निर्माण के बाद भी पर्वत को काटकर उसी स्थान पर बहती रहती हैं। अर्थात ये नदियां अपना मार्ग को नहीं बदलती हैं। और इसमें इसमें कौन कौन सी नदी है, तो ये गंडक नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। लेकिन यमुना और बेतवा जो है ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण नहीं है। पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ हैं जो पर्वत निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती थी तथा पर्वत निर्माण के कारण अपने मार्ग को बदल कर अन्य दिशा में बहने लगी। तो इसमें यमुना और बेतवा नहीं है, इसलिए 1 और 3 ही केवल पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं 1 और 3 किस में से है। तो 1 और 3 है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 देखते हैं कि भारत के किस राज्य को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के किस राज्य को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, सिक्किम को या केरल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न 60 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया है और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ शिखर दिया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया है। तो देखिए, ये पहला जो दिया है ना सैंडल पिक, तो सैंडल पिक कहाँ है आपका, तो ये है उत्तरी अडमान में, अर्थात सैंडल पिक है जो उत्तरी अडमान में, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा, ए का सम्मिलित होगा 2 से। उसके बाद माउंट डियो वैली, जो माउंट डियो वैली है ये मध्य अडमान में है, अर्थात बी का किससे सम्मिलित होगा, 4 से सम्मिलित होगा। उसके बाद माउंट थूलियर जो है, हाँ माउंट थूलियो जो है ग्रेट निकोबार में है। किसमें, माउंट थूलियो ग्रेट निकोबार में, अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा, 1 से। और एक ही बचा है माउंट कोयाबो, तो माउंट कोयाबो जो है अर्थात डी का किससे सम्मिलित होगा, 3rd से, डी का 3rd से। अब देखते हैं ए का 2, एक मिनट, हाँ ए का 2, बी का 4 है ना, यहाँ पे बी नहीं लिखे हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ये देखिए केवल ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3rd। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोरे समिति, छागला आयोग समिति, सरकारी आयोग या मलिमत समिति। ये जो प्रश्न संख्या 61 है, तो ये गोरे समिति कब आया था, तो गोरे समिति 1971 में, कब, ये 1971 में आया था। किसके लिए आया था, तो ये भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित, किससे था, पुलिस सेवा से संबंधित। आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ बस आप लोग सुन लीजिए, 1971 में पुलिस सेवा से संबंधित। और इसके बाद क्या था, छागला समिति, तो ये 1962 में आया था, कब, 1962 में। और ये आया था मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व से संबंधित था। सरकारी आयोग तो बहुत लोग पढ़े ही होंगे कई बार इसको। तो ये आया था इसका गठन कब हुआ था, 1983 में। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में था ये। और ये मलिमत समिति जो था ये कब था, ये था आपका 2000 ईस्वी में। कब था, ये 2000 ईस्वी में। और ये था आपराधिक दंड प्रक्रिया से सुधार से संबंधित था। तो पूछा है कि उनके गठन से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कौन आया, छागला समिति, अच्छा 2,
छागला समिति अर्थात 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आया 1962 में, तो 1962 के बाद 71 में, 1971 में गोरे समिति अर्थात 2 1 हो जाएगा। फिर 1971 के बाद से आएगा 1983 अर्थात सरकारी आयोग अर्थात 3 हो जाएगा। और लास्ट में आएगा मलिमत समिति जो 2000 में था अर्थात 2 1 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर किस में सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न क्या है, भारत की संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? भारत की संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया था 1968 दे रहा है, 1965 दे रहा है, 1968 या 1971। तो भारत की संसद द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया था 1968 में। कब लाया गया था भाई? तो ये 1968 में लाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सोलदा और उल्दाना खुर्द लौ ऐसे किस क्षेत्र में जिले में स्थित है? सोलदा और उल्दाना क्या है? सोलदा और उल्दाना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर दिया है मिर्जापुर, ललितपुर, चित्रकूट या झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ललितपुर। ये सोलदा और उल्दाना खुर्द कहाँ पे है? तो ये ललितपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम, देखिए ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व से पश्चिम जाएंगे, पूरब से पश्चिम जाएंगे ना, तो सबसे पहले आएगा आपका क्या नामचा बरवा, सबसे पहले आएगा नामचा बरवा। उसके बाद थोड़ा और पूरब जाएंगे तो कंचनजंगा आएगा। उसके बाद थोड़ा और पूरब जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद थोड़ा पूरब जाएंगे तो नंदा देवी आएगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही होगा। और यही पूछ देता है पश्चिम से पूर्व, तो पहले नंदा देवी होता, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा और फिर नामचा बरवा होता। लेकिन पूछा क्या पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 का रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर स्थित है, फिर भी पृथ्वी और चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा अधिक छोटा है। देखिए ये तो कारण नहीं होगा। चंद्रमा पर रातें बहुत लंबी होती हैं, ये भी कोई कारण नहीं है। 65 प्रश्न क्या 65 है, तो ये भी दोनों कारण नहीं है। पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, मतलब पृथ्वी जो है चंद्रमा की अपेक्षा गर्म है, इसका कारण क्या है? तो ऊपर ये ए और बी जो ऑप्शन में दिया ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब सी देखते हैं क्या दे रहा है दूसरे पेज पे। सी दो दे रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है, अर्थात इस ये जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है, तो ये कथन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अर्थात 65 का सी हो जाएगा। लेकिन जो दिया चंद्रमा पर धरातल अपेक्षाकृत कम है, तो ये भी गलत है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का ज़्यादा गर्म होना कारण ये है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है। अगला प्रश्न 66 का रहा है क्यू आर अर्थात क्विक रिस्पांस, जो आजकल हम लोग बहुत पैसा वैसा या कहीं भी यूज कर लेते हैं क्यू आर कोड जिसे हम लोग कहते हैं। तो क्यू आर अर्थात कोड का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये मूड में आयोग का, तो ये भी पूछ सकता है क्यू आर का मतलब पूरा नाम क्या हुआ? तो क्यू आर का जो पूरा नाम होता है क्विक रिस्पांस होता है। क्या होता है क्विक रिस्पांस? पूछा कोड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था ये किए थे माइक्रोसॉफ्ट, डेंसोवेब या डायहेन कारपोरेशन या गूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेंसोवेब। और ये डेंसोवेब है ना, ये जापानी कंपनी है। कहाँ की? एक जापानी कंपनी है, ये जापानी कंपनी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 67 का रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपकरण दिया है, दूसरा आविष्कारक दिया है। प्रश्न संख्या 67 का है कार्बन पेपर, रेफ्रिजरेटर, डिस्क ब्रेक या मानव निर्मित प्लास्टिक। पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रश्न संख्या 67 है ना, तो ये जो कार्बन पेपर है इसका आविष्कार किसने किया था? राल्फ वेजवुड ने किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने ये किया था, ये भी सही है। रेफ्रिजरेटर का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ। और उसके बाद दे रहा है कि देखिए जो सी जो दिया है डिस्क ब्रेक जीन पियरे, तो इसका डिस्क ब्रेक का आविष्कार जीन पियरे ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? फ्रेडरिक डब्ल्यू लेचेस्ट। किसने? फ्रेडरिक डब्ल्यू लीचेस्ट ने। किसने किया था? फ्रेडरिक डब्ल्यू लीचेस्ट।
मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, फ्रेडरिक डब्ल्यू लीचेस्ट ने इसका आविष्कार मतलब इसकी खोज किया था, आविष्कार किया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नीचे जो दिया है मानव निर्मित प्लास्टिक, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर पार्कस ने ही किया था, तो ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न 68 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच के युद्ध की संज्ञा दिया था। बेंजामिन डिजराइली, जे आउटरम, एफ डब्ल्यू टेलर, टी आर होम्स या एस एन सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो टी आर होम्स थे 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध की संज्ञा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहीं पे थोड़ा सा इनको देख ले, ये जो जे आउटरम एफ डब्ल्यू टेलर थे, ये इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, किस जे आउटरम एफ टेलर ने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। और खैर इसका आप सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी आर होम्स। जो पूछा है इसका सही टी आर होम्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, पाइथन, फोर्ट्रान, कोबोल या उबुंटू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो उबंटू जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। उबंटू क्या है, कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी जो ये है, क्योंकि उबंटू जो है ना ये एक मशहूर कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि इसकी कोई भाषा नहीं, बल्कि पाइथन, फोर्ट्रान, कोबोल जो है ये कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न संख्या 70 का रहा है, ये लास्ट प्रश्न होगा आज के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो ये क्या दिया, दाबोलिम एयरपोर्ट। ये जो दाबोलिम एयरपोर्ट है ये कहाँ है, ये है आपका, पूछा सही कौन सही सुमेलित है, तो दिया क्या, असम में। तो ये गलत है, ये है कहाँ आपका, गोवा में। तो ये आंसर में होगा नहीं। पूछा कौन सही सुमेलित है, तो ये तो सही होगा नहीं। उसके बाद क्या, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये कहाँ दिया है, महाराष्ट्र दिया है, तो ये भी गलत है। ये कहाँ पे, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये कहाँ है, वीर सावरकर, तो ये अंडमान निकोबार में है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ दिया है, मध्य प्रदेश में। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये कहाँ है आपका, तो ये महाराष्ट्र में, ये है आपका महाराष्ट्र में। अर्थात तीनों ऊपर का ए बी सी तीनों क्या है, सुमेलित नहीं है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया है तेलंगाना अर्थात हैदराबाद। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है, बाकी ए बी सी सही सुमेलित नहीं था। दाबोलियम एयरपोर्ट कहाँ है, गोवा में है। वीर सावरकर कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये है महाराष्ट्र में। आज के लिए खैर इतना ही। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगले वीडियो में बस एक दिन में लास्ट टेस्ट नंबर 10 बचेगा, तो वो अगले दिन एक ही दिन में दोनों मतलब दोनों एक ही दिन में पूरा पाठ कर लिया जाएगा। बस मतलब कल तक पूरा ख़त्म हो जाएगा ये।